नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल विज्ञान शास्त्र पर। मैं हूं आपका होस्ट नीलव फ्रॉम आईआईटी दिल्ली और हम लोग जो सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं वो है जेई मेन जनवरी अटेम्प्ट 2025 का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो आज को जो चैप्टर है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। टोटल 17 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है और 3-4 वीडियोस 30 तक तो आ जाएगा, मतलब मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा। तो जो पहली बार मेरा वीडियोस देख रहे हो या फिर इस सीरीज को देख रहे हो, तो उनके लिए एक बात बताता हूँ कि मैं जैसे बोलता हूँ कि चैप्टर सॉल्यूशन करने से पहले एक बार चैप्टर पढ़ के आओ तो ज्यादा बेटर होता है। और अभी तो बोलने का जरूरत नहीं है कि 3-4 तारीख से तो अप्रैल अटेम्प्ट स्टार्ट हो रहा है, तो चैप्टर प्रिपरेशन तो अच्छा ही होगा। फिर भी शॉर्ट नोट्स एक बार रिवाइज करके आना तो अच्छा होता है। तो आज का जो टॉपिक है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर फिजिकल केमिस्ट्री। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से कुल मिला के मुझे इधर 12 क्वेश्चंस मिला है, मतलब टोटल 10 शिफ्ट्स में मुझे 12 क्वेश्चंस मिला था। तो टोटल यही क्वेश्चंस हम लोग आज सॉल्व कर लेंगे। तो एक पहला क्वेश्चन में चलते हैं, फिर लास्ट में बात कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन में बोला है कि इट इज इम्पॉसिबल टू स्पेसिफाई साइमल्टेनियसली with arbitrary precision both the linear momentum and the position of a particle। तो इसमें हम लोगों को क्या बताता है कि अगर तुम्हें HUB पता है, मतलब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखो, ऐसे तो ये सबसे ज्यादा खूबसूरत एटॉमिक स्ट्रक्चर का अगर कोई प्रिंसिपल हो तो ये सबसे ज्यादा सुंदर प्रिंसिपल। मगर अभी जिनको लिए एग्जाम पास में है तो अभी एचयूबी के बारे में ज्यादा थोड़ा थियोरिटिकल नॉलेज या फिर थोड़ा फिलोसॉफिकल लेने की जगह थोड़ा, मतलब उस एक्सपेक्ट में फोकस करो जिसमें ज्यादा मार्क्स स्कोरिंग होगा। तो सीधा बात है कि डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू h/2 पाई, यही है। या फिर तुम ये लिख सकते हो h×/2। ठीक है, यही तो है ना। सॉरी, h/4 पाई, ये 4 हो। ठीक है, तो अब देखो, अब बोला है कि इट इज इम्पॉसिबल टू स्पेसिफाई साइमल्टेनियसली विद आर्बिट्ररी प्रिसिशन द लीनियर मोमेंटम एंड द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल। यही बोलता है कि लीनियर मोमेंटम, लीनियर ये तुम्हारा p है मोमेंटम, और मोमेंटम का फॉर्मूला पता है, p इजिकल टू एम वी। एम वी मतलब m इजिकल टू मास एंड v वेलोसिटी होता है। ठीक है, और ये तो x मतलब पोजीशन, और डेल रिप्रेजेंट करता है चेंज इन पोजीशन, और डेल पी रिप्रेजेंट करता है चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, अब देखो, अब बोला है कि इन दोनों को तुम साथ में मेजर नहीं कर सकते कि इतना एरर तो आ ही जाता है, मतलब h/4 पाई का एरर हमेशा आएगा। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। स्टेटमेंट टू क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट टू बोलता है इफ द अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ द पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम आर इक्वल। तो अगर मोमेंटम और पोजीशन का इक्वल बोला है, मतलब क्या होता है, डेल एक्स और इक्वल टू डेल पी बोला है, सीधा मुद्दा है। तो अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी, इस वेलोसिटी का अनसर्टेनिटी इतना होगा। तो अगर डेल एक्स इंटू डेल इजिकल टू डेल पी है, तो तुम फॉर्मूला में पुट करो, डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन h/2 पाई होता है, h/4 पाई होता है। तो अगर h/4 पाई डेल एक्स के जगह, तो वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी किधर से आएगा, मोमेंटम से आएगा। मोमेंटम इजिकल टू मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो डेल एक्स के जगह तुम डेल पी पुट कर दो, तो डेल पी इंटू डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। तो डेल पी का स्क्वायर हम मैंने लिख सकता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। तो इधर से पी को डेल पी को करोगे तो डेल एम इंटू, अब देखो मास तो ऑलमोस्ट, अब मोमेंट को वेलोसिटी पूछा है तो मास तो फिक्स्ड होगा ना, मास फिक्स्ड होगा। तो क्या होगा, एम स्क्वायर इंटू डेल वी का स्क्वायर, मोमेंटम की जगह एम वी लिखा है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई है। और मास को डेल वी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई एम। और अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो डेल वी कितना आएगा, डेल वी तुम्हारा आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ h/4 पाई एम, और सॉरी ये एम स्क्वायर होगा। हाँ, तो इसको इसको क्या होता है, एम स्क्वायर। तो इसको अगर तुम ये इसको सिंप्लीफाई करोगे तो h/पाई, ये तो स्क्वायर रूट के अंदर आएगा और उसके नीचे 2m आएगा, क्योंकि 2m का स्क्वायर करके 4 पाई एम स्क्वायर हो जाता है। तो ये बोथ द स्टेटमेंट है सही है, मतलब बोथ स्टेटमेंट है ट्रू। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, द इलेक्ट्रो हाइड्रोजन like species which of the following graphs provides the most appropriate representation of E versus Z plot। अब देखने में तो ये कुछ भी लग रहा है, देखो इतना ज्यादा सोचने का भी जरूरत नहीं होता तुम्हें। थोड़ा पहले को हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज बोला है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्या बोला है, एनर्जी वर्सेस जेट प्लॉट, और तुम्हें इधर से
तो जितना तुम्हें पता है ना पहले वो लिख लो। एनर्जी का फॉर्मूला तुम्हें पता है, ई एन इजिकल टू -13.6 जेड बाई एन स्क्वायर। 13.6 जेड बाई एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, वही थे ना, सीधे मुद्दा है। अब इसका तुम्हें बोला है कि कांस्टेंट एन, एन तुम्हारा कांस्टेंट है, तो ई एन प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ जेड स्क्वायर है। तुम 13 बाई एन स्क्वायर को मैं एक कांस्टेंट के मान रहा हूँ, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन की जगह -z² लिख सकता हूँ। अगर नेगेटिव में जा रहा है तो ये पॉजिटिव में, तो 3 और 4 में जो पॉजिटिव जा रहा है, जेड के रेस्पेक्ट बढ़ने से ई पॉजिटिव हो रहा है, ये तो कभी नहीं होगा। जो होगा वो एक 1 और 2 हो सकता है। अब देखो ये तुम्हें अच्छे से पता है कि अगर किसी को कुछ नहीं पता चल रहा है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है। क्वाड्रेटिक फंक्शन भी छोड़ दो, अगर किसी को मैथ्स भी नहीं आए ना, ये क्या है, ये सिंपल है, तुम्हें दिख रहा है y इजिकल टू एम एक्स माइनस सी, एम एक्स प्लस सी, एम क्या है, ये नेगेटिव स्लोप है। ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ग्राफ है। ये फर्स्ट ऑप्शन क्या है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का ग्राफ, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ग्राफ। तो ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ग्राफ तो नहीं होगा, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन भी गया। तो सेकंड वाला ऑप्शन में क्या है, ये क्वाड्रेटिक वाला इक्वेशन का ग्राफ ऐसा होता है, तो सेकंड वाला का ये सही ऑप्शन होगा, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाँ, बोला है कि द रेडियाई ऑफ द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज इंक्रीजेस इन द ऑर्डर। अब देखो, जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मतलब जो इसका इलेक्ट्रॉन काउंट होता है, इलेक्ट्रॉन काउंट ऑफ द स्पीसीज आर द सेम। ठीक है, अभी तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हम लोग बोलते हैं, नाम में ही पता चल रहा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब देखो, जिनके ऊपर ना, देखो एक तो होता है कि तुम्हारे पास एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इसके ऊपर तुम अगर दोनों और एक नेगेटिव चार्ज आ गए, तो क्या हुआ, इसके ऊपर जो अट्रैक्शन मान लो कि ए लग रहा था, और इसके आने के बाद क्या होगा, इसके आने के बाद इसमें a/2 हो गया और इसमें भी a/2 हो गया। तो मतलब सीधा अगर जब तुम इलेक्ट्रॉन को एडिशन करोगे, तो सीधी बात क्या है, तुम्हारा जो अट्रैक्शन फोर्स है वो आधा होता जा रहा है, और एक ऐड करोगे तो ये a/3 होता जाएगा, आधा आधा 1/3 होता जाएगा, ऐसे ऐसे होता जाएगा। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, इतना ज्यादा तुम्हारा जो अट्रैक्शन फोर्स, जिसे हम लोग बोलते हैं जेड इफेक्टिव, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटता जा रहा है। अब तुम दूसरे तरफ अगर प्रोटॉन्स को ऐड करते जाओगे और इलेक्ट्रॉन्स को सेम रखोगे, तो क्या होगा, ये जो अट्रैक्शन था ए, वो घटता जाएगा, घट सॉरी, ये जो अट्रैक्शन फोर्स मतलब ये a/2 था, ये a/2 क्या है, अट्रैक्शन फोर्स, ये ए है। तो एक प्रोटॉन के लिए ए था, दूसरा प्रोटॉन भी आएगा तो उसके साथ और एक ए है, और इसके साथ और एक है, ऐसे डायरेक्ट एडिशन नहीं होता, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो ये 3a हो गया, मतलब सीधा बढ़ रहा है। अगर बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस ज्यादा जोर से किसी को खींच रहा है, तो इसका एटॉमिक रेडियस क्या होगा, इसका एटॉमिक रेडियस गिर जाएगा, और इसका एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, इसका एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगा। तो सीधा बात यही है ना, इसका एटॉमिक रेडियस घट रहा है, इसका एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है। तो अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक में O2 माइनस में दो नेगेटिव चार्ज, मतलब दो इलेक्ट्रॉन अलग से आया है, तो इसका रेडियस तो सबसे बड़ा होगा। तो स्टेटमेंट वन तो करेक्ट स्टेटमेंट, तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, sorry, O2 minus Na plus, the radii of isoelectronic species increases in the order। हाँ, ये तो सही स्टेटमेंट है। इसके बाद चलते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ हेलोजन डिक्रीजेस इन द ऑर्डर क्लोरीन, फ्लोराइड, ब्रोमीन, आयोडीन। देखो इसमें होता क्या है, जितना ज्यादा तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का मतलब क्या, वो ज्यादा, ऐसे मान लो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होता है ना, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होता है, मतलब मुकेश अंबानी टाइप का लोग। तो उसके ना उसके पास आएगा, उसके पास पैसा आएगा, क्योंकि उसके पास रिलायंस है, इसके पास, उसके पास सीधा मुद्दा है, उसके पास पैसा आएगा, तुम रोक नहीं सकते। तो वो पैसा लवर है, मतलब इलेक्ट्रॉन लवर है। तो इसके पास अगर इलेक्ट्रॉन लवर है, तो वो खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, मतलब फ्लोरीन का ज्यादा होगा, क्लोरीन से, ब्रोमीन से, आयोडीन से। अब देखो, अब तो पैसा, पैसे को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब पैसा आ रहा है, तो पैसे को ऐसा कर रहे हो कि एक छोटा डब्बे में फ्लोरीन के पास एक छोटा डब्बा है, और क्लोरीन, ठीक है, एक छोटा डब्बा है। अब क्लोरीन के पास थोड़ा सा इससे बड़ा डब्बा है, और ब्रोमीन ब्रोमीन के पास और बड़ा डब्बा है, ठीक है।
ओके। तो अगर ऐसा हो तो अगर तुम्हें बोला है कि इतना पैसा लेना है, इतना ज्यादा पैसा लेना है, तो फ्लोरीन तो इस डब्बे में फिट नहीं हो सकता ना। उसके उससे उसका बॉक्स से ज्यादा उसका पैसा हो रहा है। मतलब जब तुम सीधा मुद्दा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब जो बाहर से इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, अगर बाहर से इलेक्ट्रॉन जब दे रहे हो तो फ्लोरीन उसको एक्युमुलेट ही नहीं कर पा रहा है। फ्लोरीन के पास इतना ही, फ्लोरीन के पास अगर तुम देखोगे तो 2p में क्या होता है, फ्लोरीन के पास भर के इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। इसमें दो इलेक्ट्रॉन, इसमें दो इलेक्ट्रॉन, इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। तो इतना ज्यादा भर के इलेक्ट्रॉन होता है तो इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में इतना ज्यादा रिपल्शन क्रिएट हो जाता है। तो उसका मतलब से कुछ होता ही नहीं है। मतलब वो रिपल्सिव की वजह से क्लोरीन का ज्यादा बेटर हो जाता है। तो क्लोरीन पहले चला जाता है, उसके बाद फ्लोरीन आता है। तो इसका जो करेक्ट ऑर्डर है, ये क्लोरीन ग्रेटर देन फ्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन और उसके बाद आयोडीन आता है। तो इसका तो दोनों स्टेटमेंट सही है, मतलब बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में तो कुछ खास है ही नहीं। इस क्वेश्चन में बोला है कि इफ ए नॉट इज डिनोटेड एज द बोर रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम, बोर रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम बोला है, देन व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सेकंड ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। सेकंड ऑर्बिट में क्या होगा ये पूछा है। अब देखो, बोर, अगर डी ब्रॉगली क्या बोलता है, डी ब्रॉगली बोलता है कि ये अगर तुम्हारा फर्स्ट ऑर्बिट होगा या फिर कोई भी ऑर्बिट होगा, इसमें तुम अगर इसका इसका तुम मान लो कि इसका तुम्हारा आर है, आर क्या है, रेडियस। तो इसमें इसको तुम वेव नेचर में कैलकुलेट कर सकते हो ऐसा। अब ये n टाइम्स होगा, तो n टाइम्स होगा तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, n लैम्डा। ये इधर से इधर तक एक लैम्डा होता है, इधर से इधर तक एक लैम्डा होता है। तो n लैम्डा, और ये सरकमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई आर। 2 पाई आर क्या है, सरकमफेरेंस। अब बोर्ड का अगर अगर तुम फास्ट अगर हाइड्रोजन एटम की बात करो, हाइड्रोजन एटम में रेडियस कैसे आता है, आर इजिकल टू ए नॉट एन स्क्वायर बाई जेड। यही तो सीधा मुद्दा है। ए नॉट क्या है, ए नॉट का टिपिकल वैल्यू 0.529 आर्मस्ट्रांग होता है हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट ऑर्बिट के लिए। तो ये हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट ऑर्बिट रेस्पेक्ट में देखते हैं। अब बोला है कि हाइड्रोजन एटम का सेकंड ऑर्बिट, हाइड्रोजन एटम का जेड जेड वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। और सेकंड ऑर्बिट एन इजिकल टू 2 होगा। तो आर इजिकल टू 4 ए नॉट होगा। ठीक है। अगर r इजिकल टू 4 a नॉट होता है तो इसको तुम इसमें पुट कर दो, n लैम्डा इजिकल टू 2 पाई r के जगह 4 a नॉट पुट कर दो। अब तो लैम्डा के जगह पूछा है, लैम्डा इजिकल टू 8 पाई a नॉट बाई एन, 8 पाई a नॉट बाई एन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो रहा है हम लोग का सेकंड ऑप्शन। ठीक है। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। मतलब कॉन्सेप्ट के बेसिस पे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब हाइड्रोजन एटम्स के, देखो हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन तो 1s ऑर्बिटल में होता है। 1s ऑर्बिटल मतलब इसका n इजिकल टू 1 होता है और ये रहता क्या है, 1s ऑर्बिटल में। 1s ऑर्बिटल सबशेल जो भी बोलो, मतलब 1s में रहता है, इस सबशेल में 1s ऑर्बिटल में रहता है। अब जब जब तक इसको तुम एक्साइट नहीं कर रहे हो, ये क्या करेगा, हाँ, जब तक तुम इसको एक्साइट एक्साइट अगर करोगे, तो इसके एक्साइट नहीं करोगे मतलब n इजिकल टू ट्रूथ में नहीं जाएगा, तब तक उसका एनर्जी डिफरेंशिएट नहीं होता। मतलब जब तक तुम सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज को लेके खेलोगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज को लेके तुम जब तक खेलोगे, तो उसमें एनर्जी ऑर्डर ना ऐसे नहीं होता। उसका एनर्जी ऑर्डर तुम ऐसे ऐसे क्रॉस करके जो करते हो, 1s 2s 2p ऐसे करके करते हो, 3s 3p 3d। और तुम बोलते हो कि 3p का ज्यादा आएगा, उसके बाद 4s का आएगा। जो भी तुम बोलते हो, उससे पहले होता क्या है, होता क्या है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज को लेके जब तुम खेलते हो तो n इजिकल टू 1 का एनर्जी सेम होता है, इक्वल होता है। उसके बाद n इजिकल टू 2 का एनर्जी भी सेम होता है। और n इजिकल टू 2 में क्या आता है, 2s और 2p सारे आते हैं। n इजिकल टू 3 में क्या आता है, n इजिकल टू 3 में 3s आता है, 3p आता है, 3d आता है। इन तीनों का एनर्जी सेम आता है और इन तीनों का एनर्जी भी सेम आता है। ठीक है। अगर सबका एनर्जी सेम आए तो 1s, देखो इधर पहला बोला है कि नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट पूछा है, तो 1s से ज्यादा, 1s एनर्जी कम होता है 2p से, ये तो सही है। उसके बाद 3d 4s, तो ये तो करेक्ट ऑप्शन है, ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। उसके बाद देखो, 1s बोला है 2s इजिकल टू 2p के साथ इक्वल होता है और 3s इजिकल टू 3p के साथ इक्वल होता है, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। तो ये दोनों तो करेक्ट ऑप्शन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें।
हाँ, तो ये दोनों करेक्ट ऑप्शन हो रहा है। अब बोला है 1s ग्रेटर देन 2s और 2p। इधर नहीं होगा, इधर 2s और 2p क्या होगा, 2s और 2p इक्वल एनर्जी होगा, और 3s और 3p भी इक्वल एनर्जी होगा। मतलब अच्छा, ये इसका सही ऑप्शन बी ऑप्शन होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा ये बी ऑप्शन होगा। तो ये तो इनकरेक्ट ऑप्शन होगा, मतलब हमारा काम का चीज है। और 1s 2s 4s 3d इधर भी उल्टा होगा, 3s और 3d और 4s उल्टा होगा। ठीक है, मतलब इसका रिजेम्बलेंस कर रहा है ए ऑप्शन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है रहा है, मतलब जो इनकरेक्ट है, सही नहीं हो, सी एंड डी ऑप्शन है, मतलब थर्ड वाला पॉइंट। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स डिस्क्राइब्ड बाय थ्री क्वांटम नंबर्स हैव द सेम एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब तो मैं बोल रहा हूँ, किसी को अगर जीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट के बारे में पता भी नहीं है, तो देखो सीधा मुद्दा देखो। तुम्हें बोर्ड बोर्ड जब पढ़े हो ना, बोर्ड रेडियस जब पढ़े हो, तो तुम्हें पता है कि बोर्ड में क्या बोला है, शेल के बारे में बोला है कि एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बोला है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसके बारे में बोला है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद एनर्जी डिफरेंशिएट तभी होता है जब तुम सबशेल में जाओगे। ठीक है, इन प्रिंसिपल क्वांटम तो मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट कर देता है। मतलब ये मान लो कि ये n इजिकल टू 1 है, ये n इजिकल टू 2 है। ठीक है, अब n इजिकल टू 1 में 1s ऑर्बिटल है, 2s ऑर्बिटल में 2s है, और उसके साथ 2p है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा अंतर होता है 2s और 2p में। ये तुम्हारा हो गया 2s, ये तुम्हारा हो गया 2p। अब ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में जाके ये 2p टूटता है, 2px 2py और 2pz में। अगर तुम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ी देर के लिए बंद कर दिए हो, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो कि आता है एम, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर काम नहीं करेगा, मतलब ये एमएल का कोई मतलब नहीं है। तो एमएल तो मगर ये तो हो रहा है ना, अगर तुम एल का वैल्यू चेंज करोगे, एल को अगर तुम चेंज करोगे तो एनर्जी डिफरेंस तो आएगा ना पक्का। तो सीधा मुद्दा ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स ऑब्जर्व्ड बाय थ्री क्वांटम नंबर्स विद सेम एनर्जी। तो सेम एनर्जी किसमें होगा, जब तुम्हारा एन सेम हो और एल सेम हो, तो इससे तुम्हारा सेम एनर्जी आ जाएगा। तो देखो एन इजिकल टू वन, वन तो किसी के साथ नहीं है, तो ए किसी के साथ सिमिलर नहीं होगा, मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो गया। अब देखो एन इजिकल टू टू, एल इजिकल टू जीरो, एन इजिकल टू टू, एल इजिकल टू वन, मतलब बी और ये दोनों भी डिफरेंट है, तो बी और सी तो खत्म। इसके बाद एन इजिकल टू थ्री, एल इजिकल टू टू, एन इजिकल टू थ्री, एल इजिकल टू टू, ये दोनों सेम एनर्जी है, सेम एनर्जी। ठीक है, तो डी और ई करेक्ट ऑप्शन है। सी और डी में तो एन का डिफरेंस है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, फॉर हाइड्रोजन एटम द ऑर्बिटल्स विथ लोएस्ट एनर्जी। ऑर्बिटल्स विथ लोएस्ट एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम हम लोग, फॉर हाइड्रोजन एटम जो कि है सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में हम लोग क्या देखते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में मैंने अभी बोला, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में क्या होता है, जब एक इलेक्ट्रॉन होता है तो एनर्जी कैसे आता है, 1s, उसके बाद 2s इजिकल टू 2p, उसके बाद 3s इजिकल टू 3p इजिकल टू 3d, और उसके बाद 4s 4p 4t और 4a, यही आता है। तो सबसे लोएस्ट कौन आएगा, इधर 3 और 4 दिया है, तो 3 के जितने भी आएगा, 3 dz स्क्वायर, 3p8 जो भी तुम लिख रहे हो, 3s दे दे, 3py दे दे, 3pz दे दे, डी का xy, डी का yz, डी का zx, कुछ भी दे दे, ये सारे लोएस्ट एनर्जी का आएगा, मतलब बी सी और डी करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है वो आएगा बी, सी और डी। ठीक है, इसके बाद पूछा गया, इसके बाद क्या बोला है, इसके बाद बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फ्रॉम द एक्स-रे स्पेक्ट्रा ऑफ द एलिमेंट्स। अब ए प्लॉट ऑफ म्यू फ्रीक्वेंसी वर्सेस एक्स-रे एमिटेड बाय एटॉमिक मास इन इज अ स्ट्रेट लाइन। अब ये ना स्ट्रेट लाइन नहीं होता, जब तुम ये मोज़ेले का है एटॉमिक मास के साथ जब तुम म्यू के साथ फ्रीक्वेंसी जो की है, फ्रीक्वेंसी इसके साथ करोगे, तो एटॉमिक मास के साथ, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, इधर आएगा डेल म्यू जो कि है फ्रीक्वेंसी, और इधर आएगा एटॉमिक मास। तो इसका अगर तुम करोगे तो क्या आता है, इसका ना ऐसे 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 आता है। तो ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन टू बी प्लॉटेड। और तुम्हें ये अच्छे से आता है, नॉट ए स्ट्रेट लाइन, सीधा मुद्दा है, नॉट ए स्ट्रेट लाइन। ये अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है,
तो ये ऑप्शन तो गलत है, स्टेटमेंट वन इज फॉल्स। ए प्लॉट ऑफ म्यू वर्सेस फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक लाइन इज ए स्ट्रेट लाइन। अगर तुम इसका देखोगे, इसका एटॉमिक मास के जगह हम लोग जब इसका एटॉमिक नंबर लेते हैं तो क्या होता है, इसका डेल म्यू सेम, तो इसका स्ट्रेट लाइन आ जाता है। और इसमें थोड़ा सा ही गलती है, ये देख लेना कि ये म्यू के जगह अगर डेल म्यू दे देता है, मतलब फ्रीक्वेंसी का उल्टा दे देता है, तो ये तो स्टेटमेंट सही हो जाता है। मगर जब तुम म्यू दे रहे हो सिर्फ, तो ये दोनों स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया, मतलब बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर फॉल्स हो गया। ठीक है, इसके बाद 8 क्वेश्चन हो गया। हाँ, 8 क्वेश्चन हो गया। इसके बाद नाइन्थ क्वेश्चन में चलते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन में बोला है कि फॉर ए गिवन शेल द टोटल नंबर ऑफ अलाउड ऑर्बिटल्स इज गिवन बाय एन स्क्वायर। जस्ट फॉर ए सेकंड। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है फॉर ए गिवन सेल द टोटल नंबर ऑफ अलाउड ऑर्बिटल्स इज गिवन बाय एन स्क्वायर। अब एन स्क्वायर में क्या पूछा है, डायरेक्ट एन स्क्वायर अगर बोल रहा है तो टोटल नंबर ऑफ अलाउड ऑर्बिटल्स कितना होता है। अगर तुम्हें ये सब दिमाग में नहीं आ रहा है कि एन स्क्वायर के साथ अलाउड ऑर्बिटल्स कैसे सिमिलर होगा, तो देखो एक बात देखो, ऑर्बिटल्स क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन बोलता है, एन इजिकल टू शेल होता है, कि शेल होता है। अब एन इजिकल टू वन में क्या होता है, वन में मतलब वन में अगर एटॉमिकल क्वांटम नंबर बोलो तो एल कितना होता है, बस 0 होता है, मतलब एस ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल्स एस ऑर्बिटल्स होता है, एस सबशेल होता है। और ऑर्बिटल्स एज इफ एस में एक ही है, तो ऑर्बिटल्स भी एस में एक ही होगा। अब जब तुम n इजिकल टू 2 में आओगे तो उसमें सबशेल कितना आएगा, दो सबशेल आएगा, वो है एस और पी। और पी में तीन ऑर्बिटल्स आता है, और एस में तो एक ऑर्बिटल है। तो टोटल n इजिकल टू 2 में कितना ऑर्बिटल्स आता है, 4 ऑर्बिटल्स आता है। तो अगर इसमें टोटल 4 ऑर्बिटल्स आ रहा है तो देखो, और n इजिकल टू 3 में बोलता हूँ, n इजिकल टू 3 में एस पी डी। तो एस में तो एक ऑर्बिटल, और पी में कितना आ रहा है, तीन ऑर्बिटल। और इसके बाद डी में कितना आ रहा है, 5 ऑर्बिटल्स। तुम्हें पता है ना ये कितना आता है, 5 आता है। तो 5 क्या कहता है, एक्सियल आता है, नॉन एक्सियल आता है डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स। और एक्सियल क्या आता है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। और पी में तो तुम्हें पता है पी एक्स पी वाई और पी जेड। तो इसमें टोटल देखो कितना आ रहा है, 9 ऑर्बिटल्स। तो अगर तुम इस व्यू पॉइंट से करोगे तो देखो n के जगह n स्क्वायर करोगे तो n स्क्वायर 1 आएगा, n इजिकल टू 2 है और टोटल आ रहा है 4 ऑर्बिटल्स, मतलब n स्क्वायर इजिकल टू 4 आ रहा है जब n इजिकल टू 2 है। तो इसके बाद भी n इजिकल टू 3 है, तो n स्क्वायर इजिकल टू कितना आता है, 9 आता है। ठीक है, n स्क्वायर भी 9 आएगा, तो ये तो सही स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट देखो, सेकंड स्टेटमेंट में बोला है फॉर एनी सबशेल द स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल्स इज गिवन बाय माइनस एल टू प्लस एल वैल्यूज इंक्लूडिंग जीरो। तो यही होता है, जब तुम एस लोगे तो एस का ये जीरो होता है, और एल पी का जब करोगे तो ये -1 0 +1 आता है। जब तुम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर करोगे तो ये भी क्या आएगा, -2 -1 0 -1 -2, सॉरी +1 +2, ऐसे ही आता है। क्यों आता है, जब तुम मैग्नेटिक जब तुम एक ऑर्बिटल को, मतलब जो कि सिंगल सबशेल है, मान लो कि तुम्हारा डी ऑर्बिटल है, डी सबशेल है, डी सबशेल को जब तुम मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में करोगे तो एक क्या आएगा, एक आएगा जिसमें नलिफाई हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड, वो बनता है m इजिकल टू 0। उसके बाद आता है m इजिकल टू -1, इसके बाद ऊपर m इजिकल टू -2 और m इजिकल टू +1, m इजिकल टू +2, ऐसे करके डिवाइड होता है। तो जीरो तो एक रह ही जाता है। ठीक है, तो ये तो सही स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू हियर। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है, मतलब थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद लास्ट 3 क्वेश्चंस में चलते हैं। लास्ट 3 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन में बोला है फॉर हीट ट्रीटमेंट ऑफ ए मस्कुलर पेन इन्वॉल्व्स रेडिएशन of wavelength about 900 नैनोमीटर विच स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटॉम इज सुइटेबल फॉर दिस। अब देखो स्पेक्ट्रल लाइन निकालने के लिए एक फॉर्मूला तुम्हें अच्छे से पता है, क्या फॉर्मूला होता है, 1/लैम्डा इज इक्वल टू आर एच जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, अब आर एच का वैल्यू तुम्हें पता है 10⁵ इनवर्स इधर बोला है, और लैम्डा कितना दिया है, 900 नैनोमीटर। अब 1 मीटर इज इक्वल टू 9, सॉरी क्या लिख रहा हूँ, 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर होता है। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर, सॉरी 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अगर मैं सेंटीमीटर और नैनोमीटर में कैलकुलेट करूँ तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻7 नैनोमीटर होता है। ठीक है, अब देखो 1/लैम्डा, लैम्डा की जगह 900 इंटू 10⁻7 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में लिख सकता हूँ, इजिकल टू आर एच की जगह 10⁵ सेंटीमीटर इनवर्स इंटू कितना आ रहा है,
सॉरी। अच्छा, ये नैनोमीटर है ना, तो 10⁻⁻7 सेंटीमीटर होगा। 10⁵ इनवर्स इनटू तुम्हारा जेड स्क्वायर। जेड क्या बोला है? इनवर्स रेडिएशन ऑफ ए हाइड्रोजन एटम बोला है, तो जेड स्क्वायर तो मतलब 1 होगा, इंटू एन वन स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो इसका वैल्यू कितना आएगा? देखो, 1/900, 900 को नीचे रखो, 10⁻7 इधर चला गया, इंटू 10⁵ इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, तो इधर 10⁵ करोगे तो 10 स्क्वायर होगा, तो 100/900 इजिकल टू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यही आ रहा है, तो 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर का वैल्यू कितना आ रहा है? 1/9। यही स्टेटमेंट है। अब देखो, जो कि आ रहा है इनवर्स रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ। अगर तुम मान लो कि इसको इसको अगर तुम कुछ नहीं आ रहा है तो इसको सीधा पुट करके कर सकते हो। एक देखो, N2 तो सीधी बात है, N2 किधर से आ रहा है? पूरा बाहर से आ रहा है, तो N2 इजिकल टू सॉरी, इधर लिखता हूँ, N2 इजिकल टू इन्फिनिटी होगा। तो N2 इजिकल टू इन्फिनिटी होगा, तो 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इजिकल टू 1/9 आ रहा है। तो 1/n2 स्क्वायर को जगह तो जीरो पुट हो जाएगा, तो 1/n1 स्क्वायर इजिकल टू 1/9। तो N1 इजिकल टू 3 हो रहा है, तो N1 की जगह 3 हो रहा है, मतलब ये पैशन सीरीज में आ रहा है। ठीक है, सिग्मा से 3 टाइप आ रहा है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? बोला है कि एक स्पेक्ट्रल लाइन विल बी ऑब्जर्व फॉर ए 2px टू 2py ट्रांजिशन। अब स्पेक्ट्रल लाइन का मतलब क्या है? स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्जर्व कब होता है? जब कोई एनर्जी डिफरेंस हो। एनर्जी डिफरेंस अगर हो तभी स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्जर्व होता है, तभी स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्जर्व होता है। ठीक है, तभी स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्जर्व होता है। तो एनर्जी डिफरेंस अगर ना हो तो स्पेक्ट्रल लाइन डी ऑब्जर्व, मतलब स्पेक्ट्रल लाइन तो ऑब्जर्व नहीं होगा। मतलब एनर्जी डिफरेंस अगर ना हो तो ऑब्जर्व फॉर 2px टू 2py ट्रांजिशन। अब 2px और 2py ये सेम सेम सबसेल का दोनों ऑर्बिटल्स है। टू ऑर्बिटल्स सेम सबशेल, अगर सेम सबशेल का दोनों है तो इसका मतलब ये सिमिलर एनर्जी का होगा। अगर सिमिलर एनर्जी का होगा तो इसमें कोई स्पेक्ट्रल लाइन तो ऑब्जर्व नहीं होगा। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। 2px एंड 2py डिजेनरेट ऑर्बिटल, ये तो बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट ये तो दोनों सेम है, 2px और 2py और 2pz, ये तीनों मतलब ये ट्रिपली जनरेटेड होता है, मगर इधर 2px और 2py भी सिमिलर डिजेनरेट है। तो स्टेटमेंट 1 तो फॉल्स है, स्टेटमेंट 2 ट्रू है। तो ये फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। और आज का लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन में बोला है रेडियस ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम एटम इज गिवन बाय। तो अगर तुम्हें नॉर्मल फॉर्मूला पता होना चाहिए कि रेडियस का फॉर्मूला क्या आता है। रेडियस इज इक्वल टू A0 n² बाई जेड, यही तो फॉर्मूला है ना। अब A0 n² बाई जेड अगर फॉर्मूला है तो पूछा है कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम एटम। हीलियम एटम के लिए Z इजिकल टू 2 होगा, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब N इजिकल टू 2 होगा। तो अगर ये रेडियस का फॉर्मूला लिखो तो रेडियस कितना आता है? R इजिकल टू N0 into 4/2, तो 2A0। तो R इजिकल टू 2A0 इज द करेक्ट ऑप्शन, तो फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। तो हो गया, टोटल 12 क्वेश्चंस खत्म हो गया। तो अच्छे से मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन टफ नहीं था, मगर ठीक ठाक था क्वेश्चन, स्टैंडर्ड लेवल का था। स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनता है, तो इसको थोड़ा सा मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस कर दो। ज्यादा से ज्यादा ज्यादा टफ क्वेश्चन तो नहीं आएगा, मगर वो जो एनर्जी का फॉर्मूला है ना, एनर्जी, रेडियस का और पोटेंशियल एनर्जी वगैरह वगैरह, वेलोसिटी का जितना भी फॉर्मूला है उसका ना थोड़ा सा अच्छे से देख के जाओ, उत्तर से सीधा क्वेश्चंस मिल जाएगा। उसके बाद जो कि मोजेले का ग्राफ व्राफ है, इससे ज्यादा डिफिकल्ट टफ क्वेश्चन तो नहीं आता। और अगर मैं बोलूँ, हाँ, रेडियस वेडियस घुमा फिरा के वही पूछेगा। और ये कॉन्सेप्ट ना बहुत क्लियर करके जाना कि ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिट क्या होता है, उसके बाद सबशेल क्या होता है, ऑर्बिट इज इक्वल टू शेल, और उसके बाद ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन, एल, एम, ये और एस, ये तीनों देख के जाना कि एन क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल क्या होता है, एजिमुथल क्वांटम नंबर, एम क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्या होता है, स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये चारों तो देख के जाना, ये चारों इंपॉर्टेंट है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में इतना ही था। और वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और शेयर कर देना। क्योंकि सेकंड थर्ड अप्रैल से तो अप्रैल अटेम्प्ट स्टार्ट हो रहा है, तो उससे पहले ही थोड़ा सा मतलब रिवाइज कर लेना। अगर अच्छा लगा तो
इतना ही था। अच्छे से पढ़ते रहो, और तो 4-5 दिन ही बचा है। 4-5 दिन में जितना ज्यादा हो सके टेस्ट सीरीज दे दो। टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट 2 दिन में कोई टेस्ट सीरीज नहीं, लास्ट 2 डेज में कोई टेस्ट सीरीज नहीं, क्योंकि उसमें अगर खराब हो गया तो कॉन्फिडेंस गिर जाता है। और कॉन्फिडेंस हमेशा टॉप में रखना कि तुम्हें ही आता है और किसी को नहीं आता है, सीधा मुद्दा है। इधर तो कोई तुम्हारा मतलब कोई एस्पिरेंट तुम्हारा पापा नहीं है, तुम्हारा पापा एक ही है ना, तुम्हारा पापा मम्मी। इधर तो कुछ नहीं है, इधर सीधा मुद्दा है, खत्म करो। एग्जाम दो, फोड़ दो, आईआईटी में आ जाओ। हर बच्चा आईआईटी में बहुत बच्चा आता है। उतना ज्यादा सोचना नहीं है कि इतना ज्यादा कट ऑफ हो जाएगा, इतना ज्यादा जो भी जाएगा भाड़ में जाएगा, वो लास्ट में देखा जाएगा। तो पहले तो फोड़ दो एग्जाम, उसके बाद बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। नेक्स्ट वीडियो थर्मोडायनेमिक्स कर देता हूँ। कल सुबह थर्मोडायनेमिक्स अपलोड होगा। आज रात को ये एटॉमिक स्ट्रक्चर 8 बजे अपलोड हो रहा है। तो अभी तो 6 बजे है, 2 घंटे बाद अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं कल सुबह थर्मोडायनेमिक्स में मिलते हैं। कल सुबह भी 8 बजे अपलोड हो जाएगा। उसके बाद एक बचेगा चैप्टर डी ऑर्बिटल्स एंड जनरल केमिस्ट्री। हाँ, टी ए ब्लॉक और प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का टोटल कुल मिला के 15-16 क्वेश्चन है, वो कर देंगे। हो जाएगा। तो कल तक तो, कल या 29 तक तो, 29 को हो रहा है, 30 तक तो हर एक चैप्टर हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके भाई।